हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स फंडा विद दिल में आपका स्वागत है। इसके पहले की वीडियो मैंने आपको सावधि जमा और आवर्ती जमा इसके बारे में बताया है और विभिन्न तरह की जमा योजना में किस तरह से ब्याज की गणना की जाती है इसको बताया। उस वीडियोस को आप देखिए। आज के इस वीडियो में इनकम टैक्स के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों वाली इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो विभिन्न शब्द उपयोग किए जाते हैं और बैंकिंग क्या है, बैंकिंग के अंदर जो टैक्सेशन है, जो कर अपन गणना करते हैं, कर गणना कैसे की जाएगी, इन सारे बिंदुओं का स्पष्ट करूँगा। आप एक एक पॉइंट ध्यान समझिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने किया कि सरकार जन कल्याण के कार्य के लिए विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त करती है। सरकार के पास जो धन जाता है वो हमारे द्वारा दिया गया धन होता है। वह धन कैसे प्राप्त करती है? जैसे आयकर के द्वारा, फिर यहाँ पर बिक्री कर के द्वारा, फिर सेवा कर के द्वारा, संपत्ति कर के द्वारा, जल कर के द्वारा, आपके घर का जो कर देते हैं, उत्पाद कर के द्वारा, विभिन्न तरह के कर होते हैं। विभिन्न तरह के कार्यों में आप जो करते हैं उसका आपको कर देना पड़ता है। आप विभिन्न तरह से उसको टैक्स के संबंध में जानते हैं। जीएसटी भी एक तरह का कर है और विशेष जो लगाते हैं वो भी एक तरह का कर। इसके बारे में विश्वास करूँगा यहाँ पर। तो इन सारे करों को जो प्राप्त करके सरकार विभिन्न जन कल्याण के कार्य करती है और यही सरकार की एक इनकम का वो है। अब इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमारा है कि आयकर, आपको आयकर को समझना है। आयकर क्या है? आयकर है किसी व्यक्ति के समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय पर जो कर लगाया जाता है उसे आयकर कहते हैं। किसी व्यक्ति के समस्त स्रोतों से, आप चाहें तो इस वीडियोज़ में मैं बाहर हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आप ये पूरा पॉइंट आपको जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको पॉज करके यहाँ पर इसको क्लिक कर सकते हैं। तो ये पूरे पॉइंट आपको एक बार में स्पष्ट हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जो आयकर होता है वो आपको केवल समस्त स्रोत मतलब होता है कोई व्यक्ति यदि नौकरी कर रहा है तो उससे प्राप्त होने वाली आय, यदि वो किसी दुकान कर रहा है तो उससे प्राप्त होने वाली आय, यदि वो किसी अन्य काम करता है 2-3 महीने के लिए या साल के उसमें, तो उस साल के बीच में जो भी तरह से उसको इनकम होगी, जिन स्रोतों से उसको धन प्राप्त होगा या आय होगी, वह उसकी कुल आय बन जाएगी। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय जो होगी उसको कुल वार्षिक आय भी कहते हैं। तो कुल वार्षिक आय से प्राप्त होने वाला जो धन होगा उस पर जो कर लगाया जाएगा वह आपका आयकर कहलाएगा। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर न्यूनतम सीमा। न्यूनतम सीमा का आप ऐसे समझिए कि कुल आय की एक न्यूनतम सीमा तय होती है। सरकार कुल आय की न्यूनतम सीमा तय करती है, यहाँ तक कि आय पर कर नहीं देना पड़ता है। ये पॉइंट यहाँ स्पष्ट करिए कि यहाँ तक कि आय पर कर नहीं देना पड़ता है। यदि किसी तरह की जो इनकम हो रही है उसमें विभिन्न तरह के खर्च भी होते हैं, विभिन्न तरह के उसको खुद का उसका पैसा भी उसमें लगा होता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार उनको छूट देती है या उसको वो आपके आयकर गणना से अलग करती है। और ये एक निश्चित राशि होती है या निश्चित एक सीमा होती है जहाँ तक कि कर नहीं लगाया जाता है। वर्तमान में भारत में ये 5 लाख तक है। 5 लाख तक की जो इनकम होती है उसमें कर नहीं लगाया जाता। 5 लाख से ऊपर होने पर आप अलग अलग कर की दरों में आते हैं, जिसको हम स्लैब कहते हैं, उसको भी समझाएंगे आप। तो न्यूनतम सीमा क्या है? वह सीमा है जहाँ तक कि कर नहीं लगता है। यहाँ तक कि कर में आपको आयकर में क्या होता है? छूट होता है। यहाँ तक की आय जो होगी वह उस सीमा तक आपको छूट नहीं होगी। और ये प्रत्येक स्लैब अलग अलग होते हैं, विभिन्न तरह के उसमें अलग अलग तरह के होते हैं। ये 2 लाख से 3 लाख तक हो सकता है, 0 से 3 लाख तक हो सकता है, 0 से 4 लाख हो सकता है, 0 से 5 लाख हो सकता है। कहीं अलग अलग स्लैब आपके आएंगे उसमें 0 से 2 लाख तक हो सकता है। 2 लाख के ऊपर में फिर इनकम टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो ये अलग अलग होगा, इसको हम स्लैब में स्पष्ट करेंगे। अगला पॉइंट हमारा है अधिक कर स्तर। तो कर स्तर क्या होता है? जिसको हम टैक्स स्लैब कहते हैं। टैक्स स्लैब में आय के अलग अलग स्तर होते हैं जिनमें कर की दर भी अलग अलग रहती है। मान लीजिए किसी की कुल टोटल 10 लाख आय होती है तो सरकार ने तय किया कि 0 से 3 लाख तक उसको कर नहीं देना है। तो 3 से 6 लाख तक एक स्लैब बन गया। 6 लाख तक उसको 10% देना है। 6 से लेकर 10 लाख तक उसको 20% देना है। तो वहाँ पर कितने स्लैब बन गए? 3 स्लैब बन गए। एक तो 0 से 3 लाख तक जहाँ पर उसको कर नहीं देना है, 3 से लेकर वहाँ पर 6 लाख तक जहाँ उसको 10% देना है, और 6 लाख से 10 लाख तक वहाँ पर क्या हो जाएगा? उसको तीसरा स्लैब जहाँ उसको 20% देना है। यदि कोई व्यक्ति 6 लाख से ऊपर यदि प्राप्त करता है, 7 लाख, तो 6 लाख तक उसका अलग होगा और शेष जो 1 लाख है उसमें उसको 20% देना पड़ेगा। तो ये इस तरह से स्लैब होते हैं। और ये 3 ही स्लैब नहीं, 4 स्लैब बन सकते हैं। हो सकता है वहाँ पर 0 से 2 लाख तक हो, 2 से 4 लाख तक हो, 4 से 6 लाख तक हो, 6 लाख से 8 लाख तक हो, 8 लाख से 10 लाख तक हो। तो इस तरह से विभिन्न स्लैब बनाए जा सकते हैं। उनमें सभी जो अलग अलग स्लैब होते हैं, जो कर के स्तर होते हैं, वहाँ पर आपका जो होता है उसमें कर की दरें भी अलग अलग होती है। 5%, 10%, 15% इस तरह से होती हैं। और पहला वाला जो स्लैब होता है, पहला जो कर स्तर होता है, वो सदैव कौन सा होता है? छूट वाला होता है, जहाँ तक कि आय की न्यूनतम सीमा होती है। तो प्रत्येक स्थिति में आपकी एक न्यूनतम सीमा तय होगी जहाँ तक आपको कर नहीं देना हो। जो पहला स्लैब होता है वहाँ पर आयकर क्या होती है, या आयकर आपका गणना में कितना आता है? वो 0 आता है, निरंक आता है। दूसरा अगला होता है अधिकतम सीमा। कुल आय की अधिकतम सीमा होती है। इसे अधिक आय पर अतिरिक्त कर या जिसको हम अधिभार कहते हैं, अधिभार भी देना पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है? जैसे हमने 10 लाख तक एग्जाम्पल बताया, यहाँ पर एक निश्चित सीमा तक आय होने पर सरकार ये समझती है कि ये और भी कर देने के लिए इसको उपयुक्त है या ये दे सकता है, सक्षम है इसको देने के लिए, वहाँ पर और कर लगाती है। जैसे हम मान लें कि 0 से 4 लाख तक यहाँ पर उसने न्यूनतम किया या 0 कर दिया, आयकर नहीं देना। 4 से लेकर 8 लाख तक आपको क्या कर दिया है? 10% देना। 8 लाख से 10 लाख तक कितना देना? आपको 15% देना। यदि 10 लाख से भी ऊपर हो गया है
है तो आपको उसमें 3% या 4% और अधिभार देना पड़ेगा। तो जो यदि ऐसी कोई व्यक्ति स्थिति बनती है जहाँ पर 10 लाख से कम की स्थिति में रहता है, लेकिन कभी कभी किसी वर्ष 10 लाख से ऊपर उसकी इनकम चली जाती है, तो यहाँ पर वो जो अतिरिक्त आय होगा उस अतिरिक्त आय में उसको अतिरिक्त कर देना पड़ेगा। वो जो एक्स्ट्रा टैक्स होता है उसको अपन अधिभार कहते हैं। तो ये अधिभार होगा। जरूरी नहीं कि आपको 10 लाख से ऊपर जाए, कभी जब 10 लाख से ऊपर जाएगा तो आपको अधिभार देना पड़ेगा, 10 लाख से कम रहेगा तो अधिभार नहीं देना पड़ेगा। तो ये उसी पर डिपेंड करता है कि आप अधिकतम सीमा को पार करते हैं। यदि अधिकतम सीमा पार करेंगे तो आपका ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसको अपन अधिभार कहते हैं। फिर उपकर होता है सरकार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए। आप देखिए यहाँ पर विशिष्ट प्रयोजन मतलब होता है क्या, ऐसे प्रयोजन के लिए जिसको अपन कहते हैं आप अलग अलग तरह से कर लगाया जा सकता है। ये थोड़ा सा एक तरह से सरकार लोगों से सहायतार्थ इसको लेती है, जिसको अपन कहते हैं, जिसको हम एक तरह से उपकर कहते हैं। विशिष्ट प्रयोजनों के लिए थोड़ा अतिरिक्त कर लगाती है, जिससे हम उपकर कहते हैं। इसे आप शेष के तौर पर भी जानते हैं। तो शेष लगाया जाता है तो हर तरह के कार्य में शेष लगाया जा सकता है। आपके इनकम टैक्स में शिक्षा उपकर लगाया जाता है। शिक्षा उपकर जो होता है माध्यमिक शिक्षा के लिए लगाया जाता है और उच्च स्तर की शिक्षा लगाया जाता है। माध्यमिक शिक्षा के लिए 2% लिया जा सकता है, उच्च शिक्षा के लिए 1% लिया जा सकता है। किसी विशिष्ट प्रयोजनों में कंपनी से दूसरे पर किसी तरह का शेष लगाया जा सकता है, या कोई प्रोग्राम इस तरह चल रहा है जिसके लिए आपको धन की आवश्यकता है, सरकार उसमें विशिष्ट कर की गणना करने के लिए दे सकती है। ये 1%, 2%, 3% तक स्थिति में रहता है, तो इसको हम उपकर कहते हैं, जो कर के अतिरिक्त देना पड़ता है। फिर इसके बाद आपकी कर की गणना आती है। तो बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर हैं जिससे आपको स्पष्ट समझना है कि आपकी आयकर जो होता है उसकी गणना हम कैसे करते हैं। आयकर मुख्य चीज़ आपकी समझना है वो ये है कि कुल आय कितनी होती है, कुल आय के बाद आपको स्लैब कितने होते हैं, कहाँ तक आपको छूट है, विभिन्न योजनाओं में जमा कर सकते हैं। जमा की योजना मैंने सावधि जमा, अवधि जमा सब बताया, आपको आवर्ती जमा बताया है। उन सभी में आपका जमा में धारा 80C के अंतर्गत आपको छूट मिलती है। तो उस छूट के अंतर्गत सरकार आपको बचत के लिए प्रोत्साहन करने के लिए, बचत करने देने के लिए, क्योंकि आप यदि बचत करेंगे तो वो पैसा कहाँ रखेंगे, बैंक में रखेंगे, और जब बैंक में रखेंगे तो वो पैसा सरकार उपयोग कर सकेगी, उसको दूसरे को इसका आवश्यकता है उसको लोन के रूप में दिया जा सकेगा। तो इसलिए आपको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार बचत में आपको छूट देती है, जिससे आप जितना धन जमा करते हैं वो भी आपके कुल आय में से कम कर दिया जाता है। जिससे आपको क्या हो जाता है कि आपको वहाँ पर उसका कुछ लाभ मिल जाता है। इसी तरह विभिन्न तरह के NGO चलते हैं, विभिन्न तरह के प्रधानमंत्री राहत कोष चलते हैं, मुख्यमंत्री राहत कोष चलते हैं, या किसी तरह के साइक्लोन आने पे, तूफान आने पे जो सरकारें सहायतार्थ काम करती हैं, उन सब के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो वैसी स्थिति में सरकार पूर्व से पहले से ही उसमें अपना दान के रूप में पैसे इकट्ठे करती रहती है। ये राहत कोष के नाम पर से रहते हैं। तो इनमें कभी कभी 50%, कभी कभी 100% तक की छूट मिलती है। ये दान भी आपको प्रोत्साहित करता है कि यदि आप इनकम टैक्स में यदि आप उसको दान करते हैं तो आपको उसमें कर नहीं देना पड़ेगा, उस राशि को आपको कर की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, ये आपका दान में रहता है। ऐसे बहुत सारे शब्दावली हैं, मैं आपको कर की गणना में स्पष्ट करता हूँ। यहाँ पर कर की गणना जो रहेगी उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको है कुल वार्षिक आय, जो आप स्पष्ट समझ चुके हैं। कुल वार्षिक आय का मतलब है जो भी आपकी आय होगा वह सब आपको कुल वार्षिक आय में गिना जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा कुल दान। यदि आपने वहाँ पर किसी तरह का दान दिया तो सबसे पहले आपको कुल वार्षिक आय में कुल दान घटाना है। कुल दान मतलब जो भी आप जैसे कहीं आप प्रथम राहत कोष दिया वहाँ 100%, आपने 20,000 दिया तो 20,000 की छूट मिल जाएगी, आपकी कुल वार्षिक में 20,000 कम हो जाएगा। यदि आपने 1 लाख दिया तो 1 लाख कम हो जाएगा। लेकिन यदि कहीं पर 50% छूट है केवल किसी NGO में, तो आपको ऐसी स्थिति में यदि आपने 50,000 दिया तो 25,000 छूट मिलेगी। यदि आपके लिए 1 लाख दिया तो आपको केवल 50,000 आपको छूट मिलेगी। 50,000 में कर की गणना की जाएगी, 50,000 में गणना नहीं की जाएगी। आपने दिया 1 लाख है लेकिन आपको छूट कितने मिलेगी, केवल 50% क्या है ना, 50,000 की। तो ये कुल दान। तो कुल वार्षिक आय में सबसे पहले आपको कुल दान घटाना है। जितना भी दान आपको मिला सारे दान जो रहेंगे वो आपको सबसे पहले घटाना है। इस कुल वार्षिक आय कुल दान घटाने के बाद तीसरा पॉइंट आपका करना है शेष आय। तो कुल दान घटाने के बाद जो शेष आय बचेगी, इस शेष आय में अपने को यहाँ पर देखेंगे अब अपनी दान कितना बचा है। तो जो शेष आय है इसमें जमा पर छूट, अब आपको कुल जमा कितना कर रहे हैं। जैसे आपने बैंक में जमा किया है, FDs कर ली हैं, या किसी तरह की सावधि योजनाएं में जमा की हैं, या आपने किसान बचत पत्र लिया है, या पोस्ट ऑफिस का पत्र लिया है, या अन्य तरह के ऐसी बचत योजना में इन्वेस्ट किया है जहाँ धारित टीसी के अंदर छूट मिलने वाला है, उसमें प्रावधान है कि धारित टीसी के अंतर्गत आपको छूट मिलेगी, उन सब में जमा किया। तो साल भर में आप तिमाही जमा कर सकते हैं, वार्षिक जमा कर सकते हैं। मार्च हमारा जो मंथ रहता है उसमें लास्ट मंथ में एक बार जो जमा करते हैं, वन टाइम प्रीमियम जिसको कहते हैं, वन टाइम प्रीमियम के तौर पर भी जमा के लिए कर सकते हैं। आपकी कर की गणना शुरू होने के पहले, ठीक पहले आप जो भी वहाँ पर निवेश करेंगे वो सब आपकी कर की गणना में छूट आपको मिलेगा। तो ये आपका जमा पर छूट होता है। पर इसलिए यहाँ ध्यान रखना है कि सरकार इसमें भी एक निश्चित नियम रखती है। जैसे आपको अभी जो वर्तमान में उसके अंदर 1 लाख, उसके पहले 1 लाख था, अभी यहाँ 1.5 लाख तक है। तो 1 से 1.5 लाख ऐसा कोई नियम रहेगा जहाँ तक कि आपको छूट मिलेगी। यदि आप सब राशि अपनी जमा कर देंगे, पूरा पैसा जमा कर देंगे कि ये मेरा जमा है इसमें छूट मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको एक निश्चित सीमा तक 1 लाख है, 1.5 लाख है, वहाँ तक ही छूट मिलेगी। यदि आपने 1.5 लाख से ऊपर भी जमा कर दिया है, 2 लाख जमा कर दिया है, तो भी आपको शेष पैसे छूट नहीं मिलेगी। और आपको शेष आय में से केवल जमा का जो अधिकतम सीमा है,
अधिकतम सीमा या जो भी कम हो। यदि 1 लाख अधिकतम सीमा है तो 1 लाख तक छूट मिलेगा। यदि आप 80,000 जमा किए हैं तो केवल 80,000 आपको छूट मिलेगी। पर यदि 1,20,000 जमा कर दिए वैसे स्थिति में 20,000 आपको छूट नहीं मिलेगी। 20,000 में आपका टैक्स लगेगा और 1 लाख भर आपको यहाँ पर कटेगा। शेष आय में से आपको जमा पर छूट घटाना है, जो घटाने के बाद ये जो आपका 5वां पॉइंट बनता है, ये कर योग्य आय बनता है। अब ये जो आय है वो आय है जिसमें आपको कर की गणना करना है। आपने दान घटा लिया, आपने यहाँ पर शेष आय बना ली, जो जमा करते थे उन सब जमा का लाभ ले लिया, 80 का लाभ ले लिया। अब ये राशि बची, ये राशि आपकी कर योग्य आय है, मतलब इसमें कर की गणना करना है। तो कर योग्य आय में कर की गणना की जाती है। छठे पॉइंट में कर की गणना। अब कर की गणना के लिए मैंने यहाँ बताया, जो आपको स्लैब समझाया है, स्लैब आप करेंगे 2 स्लैब, 3 स्लैब, 4 स्लैब आपके प्रत्येक प्रश्न दिए जाते हैं, प्रत्येक स्थिति में दिए जाते हैं। अलग अलग उसकी जो संभावना होती है, महिलाओं के लिए अलग होता है, दिव्यांग के लिए अलग रहेगा, तो वो अलग अलग इसके स्लैब रहेंगे, अलग अलग वहाँ पर शर्तें भी रहेंगी। और आपको छूट दी जाती है, जमा पर छूट, वो कभी 1 लाख हो सकती है, कभी 1.5 लाख हो सकती है ना, ये भी आपको दिया जाएगा। इसी तरह कर की गणना के समय आपके स्लैब बनेंगे ABCD, 4 स्लैब या 3 स्लैब बन सकते हैं। अब हो सकता है 2 लाख तक की गणना में छूट है, 2 से 5 लाख तक में 10%, और 5 से 10 लाख तक में आपको कितना हो जाएगा 15%, और अधिभार आपका जो रहेगा वो हो सकता है कि 3% हो। तो आपको यहाँ पर कर की गणना करना है। ये जो स्लैब तय होता है प्रश्न में उसके अनुसार कर की गणना करना। ध्यान रखिए कि पहला स्लैब हमेशा क्या होता है, इसमें आयकर क्या होता है, निरंक होता है। उसके बाद की आय में आपको लगता जाता है। जैसे आपको 3 लाख तक छूट है और आपकी 7 लाख आपकी आय है, तो 3 लाख तक छूट होगा तो छूट हो गया। इसमें 5 लाख, 3 से 5 लाख तक 10% है या 5% है, और 3 से 5 लाख मतलब 2 लाख में केवल 5% देना पड़ेगा, और 5 से 10 तक में आपको मान लो 10% है, तो ऐसी स्थिति में आपको 5 से 10 के बीच में कितना बचा, केवल 2 लाख, तो उस 2 लाख में आपको 10% देना पड़ेगा। तो 2 लाख में 5% और 2 लाख में आपको कितना देना पड़ेगा 10%। इस तरह से आपकी कर की गणना की जाएगी। तो कर की गणना होगी। अब उसमें अधिभार, यदि मान लीजिए 10%, प्रश्न में दिया है कि 10% से ऊपर यदि आप होता है 10 लाख से अधिक या 11 लाख से अधिक या 15 लाख से अधिक, कोई भी एक सीमा दी गई है, उससे अधिक यदि आपकी इनकम हो जाती है, आपकी कर योग्य आय यदि उससे अधिक हो रहा वाला, तो आपका अधिभार देना पड़ जाएगा। वो अधिभार भी 2%, 3% जो भी हो सकता है, उसको अधिभार भी आपको देना पड़ेगा। अब कर की गणना के अंतर्गत उपकर होगा, आपकी कुल कर योग्य जो आय है उसमें उपकर लगेगा। उपकर 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, विभिन्न प्रयोजनों के लिए। खासतौर पर शिक्षा पर उपकर लिया जाता है, जो सभी से लिए जाते हैं इनकम टैक्स वालों से, तो वो उपकर लिया जाएगा। उपकर का मतलब होता है आपकी जो कुल इनकम टैक्स बना है, जो आपका कुल कर बना है, जो कर की गणना करने कर बना है, उस पर आपको कर देना है, आपको आय पर नहीं देना है। तो उपकर मतलब होता है कर जो बना है उस पर आपको गणना कर, जो कर आया है उसमें आपको 2% या 3% आपको निकालना है। और इसके बाद कर की गणना, अधिभार और उपकर, इन तीनों को जोड़कर जो राशि बनती है वो आपका देय आयकर होता है। मतलब ये आपको सरकार को देना है, तो ये देय आयकर बनेगा। इतना आपकी कर की गणना में आएगा, तो ये आपका देय आयकर मतलब आपको वास्तव में सरकार को देना है। इसके बाद भी कुछ और पॉइंट्स भी आ सकते हैं जिसको आपको समझना जरूरी है। जैसे कोई सी व्यक्ति का कुल देय आयकर मान लीजिए यहाँ पर आया कितना 13,000 रुपये आता है, लेकिन वो प्रति माह एडवांस में सरकार को 11 माह तक 1,000 देते जा रहा है, तो वो 11 माह में 11,000 दे देगा। तो 13,000 यदि उसका वार्षिक इनकम टैक्स आया, देय आयकर आया है, तो उसको लास्ट मंथ में जो रहेगा 12 महीने में केवल 13 ऋण 11 मतलब केवल 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये कुछ प्रश्न में इस तरह के पार्ट भी आगे आते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके बाद हम सारी गणना करते हैं। सारी गणना करने के बाद इसका क्रम से रहता है। यहाँ महत्वपूर्ण इसका क्रम है, इस क्रम में यदि आप करेंगे तभी आपको बनेगा। यदि आप दान को पहले नहीं घटाएंगे तो शेष आपकी गलत निकलेगी, और जमा को पहले घटा देंगे तभी शेष गलत निकलेगी। तो आपको पहले दान घटाना है, फिर शेष आय, जमा पर छूट लेना है, फिर जमा छूट के बाद कर योग्य आय होगी, कर योग्य आय में कर की गणना करना है, फिर अधिभार निकालना है, उपकर निकालना है। अधिभार कई बार निरंक होगा, निरंक लेना है। यदि आपका दान में भी निरंक है तो आपको दान में भी निरंक लिखना है। यदि आप यहाँ पर कर कुल वार्षिक आय 4 लाख है या 7 लाख है और आपको दान कुछ नहीं किए हैं, तो आपकी शेष आय क्या बनेगी, 7 लाख ही बनेगी, तो आपने दान दिया ही नहीं है। और जमा पर छूट आपका कितना है, मान लीजिए 7 लाख आपकी शेष आय है, और यहाँ पर जमा पर छूट आपने 1,20,000 किया, लेकिन छूट कहाँ तक है, 1 लाख तक, तो आपका केवल शेष आय में से 1 लाख ही घटेगा। तो 7 लाख ऋण 1 लाख मतलब केवल क्या बनेगा, यहाँ पर 6 लाख बनेगा। मतलब 6 लाख पे आपको कर की गणना करना पड़ेगा। और निश्चित है कि 5 लाख तक वहाँ छूट है मान लीजिए, तो 6 लाख में आपको कर की गणना, पहला स्लैब 0 से 5 लाख तक 0 हो गया, तो 5 से 6 मतलब 1 लाख, 1 लाख पे कितना देना पड़ेगा आपको, 10% मान लीजिए वहाँ 5 से 10 लाख तक में केवल 10%, तो 10% होगा। अधिभार 10%, अधिभार 10 लाख से ऊपर में 2% है, लेकिन आपकी आय चूंकि 10 लाख ऊपर नहीं गई है तो इसमें निरंक हो जाएगा। उपकर आपको निकालना पड़ेगा, 1 लाख आपने 10% निकाला है, उसमें उपकर आप निकालेंगे, और इसको दोनों को जोड़कर, उपकर और कर दोनों को जोड़कर, अधिभार चूंकि निरंक है, उपकर और कर को जोड़कर आपका देय आयकर बनेगा। तो इस तरह कर गणना की जाती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ सारे इसको समझाऊंगा। आप मेरी वीडियोस को देखिए और दोस्तों को शेयर करिए, और चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इनकम टैक्स से विभिन्न वीडियो का आप मेरे देखते जाइए। थैंक्स।